आज का जो वीडियो है बेसिकली हमने जो थंबनेल लगाया है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बन गई, उसी को देखने का प्रयास करेंगे। बेसिकली हम सीधे शब्दों में कहें तो हम पलासी के युद्ध के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली इस पलासी के युद्ध के बाद होता क्या है, तो पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच एक बड़ा परिवर्तन होता है और बंगाल भारत विजय के लिए एक कुंजी का काम करता है। और एक बार बंगाल के अधिकार कर लेने के बाद अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे के पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। कैसे और क्यों किया, कैसे किया, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमारा जो विषय होगा वो 2 पॉइंट बना रहेगा। पहला चलेगा आर्थिक रूप से क्या हुआ, पहला हम लोग देखेंगे आर्थिक रूप से क्या हुआ, और दूसरा देखेंगे राजनैतिक रूप से क्या हुआ। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, राजनैतिक रूप से क्या हुआ, मतलब किस ढंग से आर्थिक परिवर्तन हुए और किस ढंग से राजनैतिक परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ। जब आर्थिक परिवर्तन का बात करेंगे तो आर्थिक परिवर्तन को 2 भागों में बांट सकते हैं, तत्कालिक लाभ क्या हुआ और दूरगामी क्या परिणाम निकले। जब सबसे पहले हम जब तत्कालिक लाभ का बात करते हैं तो देखिए हुआ क्या था। तत्कालिक लाभ के रूप में क्या हुआ था, मीर जाफर ने क्या किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 2.5 करोड़ की राशि गिफ्ट के रूप में दी थी, क्योंकि मीर जाफर को इन्होंने नवाब बनने में मदद किया था। दूसरा चीज समझिए, ईस्ट इंडिया के कर्मचारी को भी मीर जाफर ने लगभग 58 लाख रुपए दिए। इसके अलावा गिफ्ट के रूप में, इसके रूप में उपहार के रूप में क्लाइव को जागीर दी गई। देखिएगा, क्लाइव ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में, साम्राज्यवाद में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं, तो क्लाइव को जागीर दी गई। अब प्रश्न उठता है इसका क्या तुरंत प्रभाव निकला, तो सबसे पहला प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इस पैसे को कहां लगाती है, तो भारत में और चीन में। अब प्रश्न उठता है भारत में क्या करती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस पैसे को दक्षिण विजय पर खर्च करती है, जबकि चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था इस पर भी इस पैसे को खर्च किया जाता है। इसके साथ ही साथ और क्या हो गया, तो इस विजय के बाद अफीम और सोडा, हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में सोडा का उत्पादन होता था, अफीम का उत्पादन होता था। अफीम और सोडा पर किसका एकाधिकार हो गया, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। और इसी अफीम के बल पर चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार अपना स्थापित करने शुरू करती है। तो तत्कालिक प्रभाव हम लोग क्या देखे कि तत्कालिक प्रभाव में तुरंत भारत में क्या प्रभाव हुआ, तो दक्षिण भारत विजय में इनको मदद मिली और चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते तेजी से आगे बढ़ने शुरू हुए। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या हुआ, अब कर्मचारी को जो पैसा मिला, एक्चुअली हम लोग जब लास्ट वीडियो बनाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी इस समय भारत में आ रहे हैं बहुत संपन्न वर्ग नहीं है। वो वैसे लोग हैं जो यहाँ रोजगार की तलाश में आए हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का वेतन भी बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि जब तक कॉर्नवालिस नहीं आएगा तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी का वेतन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो देखिएगा, अब जो कर्मचारी हैं जब इंग्लैंड लौट रहे हैं तो बहुत बड़ा धन लेकर लौट रहे हैं। बोला जाता है क्लाइव इतना बड़ा धन लेकर लौटा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जगह भी खरीद लिया और बड़ी सी जागीर खरीद ली। अब वहां के लोग सोचे अंकुश कैसे लगाया जाए कंपनी पर, और इसी अंकुश के क्रम में हम लोग देखेंगे 1773 का एक्ट आएगा और कैसे कंपनी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा परिणाम, अगर आप दूरगामी परिणाम को देखते हैं कि दूरगामी परिणाम क्या निकले, तो दूरगामी परिणाम को हम 2 भाग में बांटे। सबसे पहला जो दूरगामी परिणाम निकला, यह निकला कि भारत और इंग्लैंड के व्यापार की दिशा बदल गई। भारत और इंग्लैंड के व्यापार की दिशा बदल गई। व्यापार की दिशा बदलने का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए, हम इसको समझ लेते हैं। व्यापार की दिशा बदल गई, इसको कहना क्या चाहते हैं, एक्चुअली हो क्या रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से
इंग्लैंड से धन लाती थी और इस धन से भारत में वस्तु खरीदती थी। इस धन से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इंग्लैंड से धन लाती थी और इस धन से भारत में वस्तु खरीदती थी, भारत में वस्तु खरीदती थी। अब क्या होगा, अब वो क्या करेगी, ये इंग्लैंड से धन आता था, वो धन आना बंद हो जाएगा। ये धन कहां से आएगा, बंगाल से यह धन आएगा और इससे क्या खरीदा जाएगा, भारत की वस्तु खरीदी जाएगी। मतलब इंग्लैंड से आना धन बंद हो गया और इसी को दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिगमन का, धन का बहिगमन का, बहिगमन का, ड्रेन ऑफ वेल्थ। हम लोग जब कांग्रेस की स्थापना को पढ़ेंगे, जब आगे देखेंगे, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन इसको बहुत बढ़िया से समझा दिया कि देखो जी, जो पैसा इंग्लैंड से आ रहा था, अब इंग्लैंड से नहीं आ रहा है, भारत के बंगाल का पैसा पूरे भारत में जा रहा है और वहीं से वस्तुएं खरीदी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दिशा बदल गई, वो पहली वाली स्थिति नहीं थी। अब दूसरा चीज समझिए, दूसरा दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा। दूसरा दूरगामी क्या पड़ा, ये जो धन इंग्लैंड में रुक गया और इससे जो बहुत ज्यादा लाभ हुआ, जिसको मुनाफा बोला जाए, मुनाफा हुआ, यही मुनाफा कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के लिए, औद्योगिक क्रांति के लिए आधार तैयार किया, औद्योगिक क्रांति के लिए आधार तैयार किया। तो स्वाभाविक है, जब औद्योगिक क्रांति के लिए आधार तैयार किया तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति बाद में होती है, 50 साल का देखिएगा औद्योगिक क्रांति का भी दौर शुरू हो जाएगा और यहां से तो पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। व्यवस्था क्या बदल जाएगी, तो हम लोग क्या देखे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से धन लाती थी और भारत से वस्तु खरीदती थी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति के बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से वस्तु लाएगी, वस्तु इंग्लैंड से आएगा और भारत से धन जाना शुरू करेगा इंग्लैंड की ओर। तो स्वाभाविक है, यह जो व्यापार जो सातवाहन कालों से भारत के फेवर में चल रहा था, जो पूरे भारत, पूरे यूरोप को लीड कर रहा था, अचानक भारत निर्यातक की जगह आयातक हो जाएगा। तो सारी व्यवस्था यहीं से शुरू हो रही है। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने पलासी के युद्ध को कहीं ना कहीं कुंजी कहा है और बाद में बक्सर के युद्ध ने इसकी पुष्टि कर दी है। यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा था, पलासी के युद्ध को बक्सर के युद्ध ने पुष्टि कर दी है, मतलब बक्सर का युद्ध भी वही था। एक्चुअली वही अधिकारों का, विशेषाधिकारों का अधिकार चाह रहे थे जो पलासी के युद्ध के बाद चाह रहे थे। ठीक है, तो ये हुआ आर्थिक रूप से। अब राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको समझते हैं। राजनीतिक रूप से समझिए, राजनीतिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी क्या समझा जा रहा है, राजनीतिक रूप से अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को बस एक संस्था माना जा रहा है और वो संस्था क्या थी, जो इंग्लैंड की थी। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी एक संस्था मात्र नहीं रही। बेसिकली अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं बंगाल के सारे निर्णय को, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के सारे निर्णय को स्वयं डिसाइड करने लगी। मतलब नवाब, मतलब यह कि नवाब नाम मात्र का रहा, मतलब नवाब कठपुतली शासक हो गया और सारा डिसीजन कौन ले रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब फोर्ट विलियम्स ले रहा है। तो हम एक लाइन में अगर कहें और संक्षेप में कहें तो हम इतना कह सकते हैं कि एक ही लाइन में हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक संस्था के रूप में उभरी और वो इतनी मजबूत संस्था के रूप में उभरी जिसको, जिसके विचार को टाला नहीं जा सकता था, जिसके निर्णय को बदला नहीं जा सकता था। तो हम यहां से देख रहे हैं एक संस्था जो व्यापारिक रूप में उभरी थी, वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से आर्थिक शोषण भी शुरू कर दी और राजनीतिक शोषण भी करना शुरू कर दी। इसलिए इस युद्ध को ही बोला गया, इसलिए इस युद्ध को बोला गया व्यापारी से शासक बनाने वाला युद्ध। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कीजिए। पर्सनली हम आपका कमेंट पढ़ते रहते हैं, इसलिए अगर कोई कमेंट हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और जहां तक संभव है हम उस कमेंट का जवाब देने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक चीज था कि हम मंडे अल्टरनेट बोले थे, लेकिन कल हम नहीं आ पाए हैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से, इसलिए डिले हो गया है। लेकिन हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे, अल्टरनेट डे जो बात हुई थी उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद।